NCERT Chapter Current Electricity. Paragraph 3.8 Temperature Dependence of Resistivity. The resistivity of a material is found to be dependent on the temperature. Different materials do not exhibit the same dependence on temperature. तो जो resistivity है या फिर resistance है किसी भी मटेरियल का वो डिपेंड होगा टेम्परेचर पे. जनरली हम मेटल्स में देखते हैं कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज़ होगी, लेकिन सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ होती है. ओवर अ लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर दैट इज़ नॉट टू लार्ज, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर इज़ अप्रॉक्सीमेटली गिवन बाय दिस फॉर्मूला. तो कुछ रेंज में, बहुत बड़ी रेंज में नहीं, एक लिमिटेड रेंज में जो रेजिस्टिविटी है मेटल की वो टेम्परेचर का डिपेंडेंस हम इस फॉर्मूले से हम दे सकते हैं, जो कि है रो टी इज इक्वल टू रो नॉट ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा स्मॉल ब्रैकेट कैपिटल टी माइनस टी नॉट. तो इसमें जो रो टी होगा, रो टी इज़ द रेजिस्टिविटी ऑफ द टेम्परेचर टी. तो रेजिस्टिविटी होगा टेम्परेचर टी पे, जबकि रो नॉट रेजिस्टेंस होगा टेम्परेचर टी नॉट पे. तो रो टी रेजिस्टिविटी है टेम्परेचर टी और रो नॉट है रेजिस्टिविटी है टेम्परेचर टी नॉट. और जबकि इसमें जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा इज़ द टेम्परेचर कोफिशिएंट, अल्फ़ा इसमें है, अल्फ़ा इज़ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी. अब इस अल्फ़ा को थोड़ा समझते हैं कि अल्फ़ा है क्या. तो अगर 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, सपोज़ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है या चेंज हो रहा है, तो अल्फ़ा, तो रेजिस्टेंस में चेंज या रेजिस्टिविटी में रेजिस्टेंस में चेंज अल्फ़ा हो जाएगा. ऐसे ही अगर डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, डेल्टा टी जो कि मैं लिख सकता हूँ टी माइनस टी नॉट. टी नॉट इनिशियल टेम्परेचर, कैपिटल टी फाइनल टेम्परेचर. तो टी नॉट को ही मैं डेल्टा टी बोलूँगा. तो डेल्टा टी अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो रेजिस्टेंस में चेंज आ जाएगा अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी. 1 ओम के लिए ये रेजिस्टेंस में चेंज अल्फ़ा डेल्टा टी है, तो आर ओम के लिए ये चेंज आ जाएगा अल्फ़ा डेल्टा टी इंटू आर. आर ओम के लिए ये आ जाएगा. तो आर ओम अगर रेजिस्टेंस है किसी मटेरियल का, तो उसमें डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज करने पर, उसमें डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर हमारा जो रेजिस्टेंस चेंज हुआ वो कितना हुआ, अल्फ़ा डेल्टा टी इंटू आर. एक बार फिर से, अगर किसी मटेरियल का टेम्परेचर डेल्टा टी इंक्रीज़ होता है, तो चेंज होता है, तो उसका चेंज रेजिस्टेंस में, उसके रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा, अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी इंटू आर. और आर इसमें है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस. तो इसको अगर हमारा जो आर आया है यहाँ पर, अगर आर ओम है तो उसमें रेजिस्टेंस चेंज कितना, अगर आर ओम उस मटेरियल का रेजिस्टेंस है तो उसमें रेजिस्टेंस में जो चेंज आएगा वो कितना आएगा, आर अल्फ़ा डेल्टा टी. अगर ये इनिशियल ये रेजिस्टेंस मटेरियल का था, अब न्यू टेम्परेचर न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा, आर टी से डिनोट करता हूँ न्यू रेजिस्टेंस को, वो कितना हो जाएगा, आर जो आर इनिशियल रेजिस्टेंस है प्लस जो चेंज आया है वो इसमें ऐड हो जाएगा, आर अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी. और आर को हम कॉमन निकाल सकते हैं, आर 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी. तो ये न्यू रेजिस्टेंस ऐसे आ जाएगा. न्यू रेजिस्टेंस इज इनिशियल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी. सिमिलरली ये चीज़ हम किसके लिए भी लिख सकते हैं, ये चीज़ हम लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी के टर्म्स में भी. तो रो टी मीन्स न्यू जो रेजिस्टिविटी है वो क्या हो जाएगा, इनिशियल रेजिस्टिविटी ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी जी, या फिर डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं 1 प्लस
अल्फ़ा इंटू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमारा डिराइव होता है। तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से ये फॉर्मूला आया है। तो ये क्या बता रहा है, ये फॉर्मूला ये बता रहा है कि टेम्परेचर चेंज होने पे रेजिस्टिविटी में न्यू रेजिस्टिविटी कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टिविटी। उसके बाद द डायमेंशन ऑफ अल्फ़ा इज़, तो डायमेंशन अल्फ़ा का जो डायमेंशन है वो टेम्परेचर टी इनवर्स है, टेम्परेचर इनवर्स। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो अल्फ़ा है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। अगर इसको हम कैलकुलेट करें डायमेंशन इसकी, तो हमें पता है रो टी इज इक्वल टू रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फ़ा डेल्टा टी। तो यहाँ से जो अल्फ़ा आ जाएगा वो आ जाएगा रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट डेल्टा टी। अब जो भी रो की डायमेंशन, हम रो की डायमेंशन की बात इसमें नहीं कर रहे हैं अभी, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी रो की डायमेंशन होगी, नीचे भी रो है, तो वो डायमेंशन आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, तो रह जाएगी बस इस टेम्परेचर की डायमेंशन। और टेम्परेचर की डायमेंशन तो टी होती है अपॉन में 1/T, तो इसलिए टी इनवर्स की डायमेंशन आ जाएगी। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। For metals, alpha is positive and values of alpha for some metal at T naught is equal to 0 डिग्री सेल्सियस आर लिस्टेड इन टेबल 3.1। तो जो मेटल के लिए अल्फ़ा की वैल्यू जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होगी फॉर मेटल्स। इसको हम देख भी सकते हैं डिफरेंट मेटल्स के लिए अल्फ़ा की वैल्यूज़। तो डिफरेंट मेटल्स के लिए अल्फ़ा की वैल्यूज़ इस टेबल में दी है। अगर हम सिल्वर की रेजिस्टिविटी देखें, सिल्वर का अल्फ़ा देखें, अल्फ़ा वैल्यू फॉर सिल्वर, तो ये 0.0041 है। यानी कि 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज में, यूनिट टेम्परेचर चेंज में जो रेजिस्टिविटी में चेंज आएगा सिल्वर के, वो 0.0041 होगा। सिमिलरली कॉपर के लिए ये 0.0068 है। इसका मतलब है कि कॉपर में 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज में रेजिस्टिविटी में ज़्यादा चेंज आएगा एज़ कम्पेयर टू सिल्वर, या ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, ऐसा भी हम कह सकते हैं। नाइक्रोम में अगर हम देखें तो 1 डिग्री का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो रेजिस्टिविटी में चेंज 0.0004, यानी कि ये सिल्वर और कॉपर से कम है। तो नाइक्रोम में जो वेरिएशन आएगा रेजिस्टिविटी में टेम्परेचर चेंज में वो कम आएगा एज़ कम्पेयर टू सिल्वर एंड कॉपर या मेटल से। लेकिन अगर हम सेमीकंडक्टर की अल्फ़ा देखें तो सेमीकंडक्टर में जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो नेगेटिव में है। सेमीकंडक्टर में जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो नेगेटिव है, यानी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर की डिक्रीज़ होगी। ये अल्फ़ा ये सिग्निफाई करता है। तो अगर हम अब आगे देखते हैं, उसके बाद यहाँ पर द रिलेशन ऑफ इक्वेशन 3.26। तो 3.26 कौन सी थी हमारी, ये इक्वेशन थी। इम्प्लाइज दैट अ ग्राफ ऑफ, तो मैं उस इक्वेशन को यहाँ लिख देता हूँ। तो रो टी इज इक्वल टू रो नॉट, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ये हमारी इक्वेशन थी, ये हमारी इक्वेशन यहाँ पर थी। तो अब इसको अगर हम देखें, द रिलेशन ऑफ इक्वेशन 3.26 implies that a graph of rho t plotted against t would be a straight line। तो ये रिलेशन हमें क्या बता रहा है, रो और इसमें जो अल्फ़ा है वो कांस्टेंट है, और जो हमारा इनिशियल रेजिस्टिविटी है वो भी तो अल्फ़ा हमारा कांस्टेंट है। तो ये सीधे सीधे जो रेजिस्टिविटी है, फाइनल जो रेजिस्टिविटी है वो चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। तो रेजिस्टिविटी और अगर टेम्परेचर का हम ग्राफ बनाएं तो ये एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए इस रिलेशन से। लेकिन एट टेम्परेचर्स लोअर देन 0 डिग्री सेल्सियस, एट टेम्परेचर मच लोअर देन 0 डिग्री सेल्सियस द ग्राफ
हाउएवर डेविएट्स कंसिडरेबली फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन ऐसा देखा गया है कि लो टेम्परेचर्स पे 0 डिग्री से भी कम टेम्परेचर पे जो ग्राफ है, जो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनना था, जो ये ग्राफ जहाँ स्ट्रेट लाइन बनना था वो डेविएट हो रहा है फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन 3.26 thus can be used approximately over a limited range of t। तो इसी कारण जो ये इक्वेशन है, जो हमारी ये इक्वेशन है, ये एक लिमिटेड रेंज तक जहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन रिलेशन है उतनी टेम्परेचर तक यूज़ हो सकता है, लोअर टेम्परेचर में यूज़ नहीं हो रहा है। where the graph can be approximately as a straight line। तो इसके बाद some materials like nichrome, which is an alloy of nickel, iron and chromium, exhibit a very weak dependence of resistivity with temperature। तो कुछ मटेरियल जैसे कि नाइक्रोम है और जैसे हम निकल, आयरन, क्रोमियम, ये रेजिस्टिविटी और इनमें जो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का डिपेंडेंस है वो वीक डिपेंडेंस है। कहने का मतलब टेम्परेचर चेंज होने पर रेजिस्टिविटी में कम चेंज आएगा। इसको हम इस ग्राफ से समझ सकते हैं। ये जो ग्राफ है यहाँ, इस ग्राफ में हम देख सकते हैं जो स्लोप है इस ग्राफ का, वो उसकी जो स्लोप है वो स्टीप नहीं है, यानी कि जो रेजिस्टिविटी में चेंज आएगा, जो आप देख सकते हैं 200 केल्विन पे इसकी रेजिस्टिविटी अप्रॉक्सीमेटली 1.9 के करीब है, जबकि 600 में ये 1.12 अप्रॉक्सीमेटली इतना है। यानी कि ज़्यादा चेंज नहीं आया 200 डिग्री केल्विन टेम्परेचर चेंज होने पर भी। मैंगेनाइन एंड कॉन्स्टेंटाइन हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़, और मैंगेनाइन एंड कॉन्स्टेंटाइन की भी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए हम उन्हें एज अ रजिस्टर यूज़ करते हैं। दिस मटीरियल्स आर दस वाइडली यूज इन वायर बाउंड स्टैंडर्ड रजिस्टर्स सिंस देयर रेजिस्टेंस वैल्यूज वुड चेंज वेरी लिटिल विद टेम्परेचर। इसीलिए हम इन्हें स्टैंडर्ड रजिस्टर की तरह यूज़ करते हैं, जो हम पहले भी देख चुके हैं। Unlike metals, the resistivities of semiconductor decrease with increasing temperature। लेकिन जो सेमीकंडक्टर की हमने अल्फ़ा की वैल्यू देखी वो नेगेटिव है, इसका मतलब है कि रेजिस्टिविटी उनकी टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पे डिक्रीज़ होगी, और इसके लिए ये ग्राफ है यहाँ पर। इसके लिए ये ग्राफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पर टेम्परेचर की इंक्रीज़ होने पर रेजिस्टिविटी यहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है। We can qualitatively understand the temperature dependence of resistivity in the light of our derivation. From this equation, resistivity of a material is given by rho। तो हम ये पहला भी देख चुके हैं, जो सिग्मा की वैल्यू हमने देखी थी, सिग्मा की वैल्यू वो NE² टाउ अपॉन m आई थी। उसको हम देख लेते एक बार, ये इक्वेशन कहाँ से आई थी। तो यहाँ से ये इक्वेशन आई थी, टाउ की वैल्यू यहाँ से सिग्मा इज इक्वल टू NE² m टाउ। तो हमने इस तरह से यहाँ करंट डेंसिटी टर्म्स में लेके आए थे हम इसे। तो इसमें से सिग्मा की वैल्यू हमारी आई थी NE² स्मॉल m मल्टीप्लाई बाय टाउ। तो जिसमें n था वो क्या था, n हमारा करंट डेंसिटी थी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, n हमारा करंट डेंसिटी थी, जबकि E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टाउ हमारा रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हमारा जो रो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/σ दैट इज m NE² टाउ। तो यहाँ से ये यूज़ हुआ है। अब वापस चलते हैं वहाँ पर। तो हमारा जो टाउ आ गया, रो आ गया, वो यहाँ से m डिवाइडेड बाय NE² टाउ आ गया। तो रो डज डिपेंड इनवर्सली बोथ ऑन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑन द एवरेज टाइम t बिटवीन कोलिजन। तो यहाँ पर m जो है, m हमारा m जो है
हमारा m यहाँ पर कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है और हमारा जो E है ये भी कांस्टेंट है, जबकि n और टाउ पे रो डिपेंड करेगा। रो हमारा इन दोनों फैक्टर पे, करंट डेंसिटी पे और टाउ पे डिपेंड करेगा। और जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर एवरेज स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच एक्ट एज द कैरियर्स ऑफ करंट इंक्रीजेज रिजल्टिंग इन मोर फ्रिक्वेंट कोलिजन। और जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ होगी और उसके कारण जो कोलिजन की रेट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। कोलिजन फ्रीक्वेंटली होगा, जिससे क्या होगा, जिससे ये टाउ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पे टाउ डिक्रीज़ हो रहा है, तो इस कारण जो रेजिस्टिविटी है वो हमारी डिक्रीज़ होनी चाहिए, वो हमारी इंक्रीज़ होनी चाहिए। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होने में टाउ डिक्रीज़ हो रहा है और रो हमारी इंक्रीज़ होना चाहिए। In a metal, n is not dependent on temperature to any appreciable extent, and thus the decrease in the value of tau with rise in temperature cause rho to increase as we have observed. तो मेटल में क्या होगा, मेटल्स में टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने पे टाउ तो डिक्रीज़ होगा, लेकिन जो n है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, वो उस पर कुछ खास चेंज नहीं आएगा। तो इस कारण जो रो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। तो मेटल्स में टेम्परेचर इंक्रीज होने पे टाउ डिक्रीज़ होगा, जिससे रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि एन पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। लेकिन फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर हाउएवर एन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, दिस इंक्रीज मोर देन compensate any decrease in tau in, so that for such material rho decreases with temperature। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में ये दूसरा फैक्टर भी रोल में आता है, जो कि n है। सेमीकंडक्टर में हम जब सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ेंगे हम देखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम टेम्परेचर इंक्रीज होने पे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड्स है वो ब्रेक हो जाते हैं। तो n इंक्रीज़ हो जाएगा टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने पे, टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने पे n भी इंक्रीज़ हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। टाउ भले डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन ये जो n का इंक्रीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू टाउ। तो हमारा जो रो है वो यहाँ पर डिक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि n इंक्रीज़ हो रहा है। ये फैक्टर जो है नीचे वाला बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, टाउ डिक्रीज़ कर जाएगा। इसलिए सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पे रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है।